वेलकम टू द चैनल। इनहेरिटेंस के चैप्टर में हमने वेरिएशंस पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि वेरिएशंस ऐसी चेंजेस हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या कह लें कि बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन है, जो इर्तिका है, ये एक ऐसी चेंज है किसी भी पॉपुलेशन या स्पीशीज़ में जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होती चली जाती है। जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं ये हमेशा इनहेरिटेबल होती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक इंडिविजुअल के अंदर आने वाली चेंजेस को एवोल्यूशन कहा जा सकता है? सो द आंसर इज़ नो। ये जो चेंजेस हैं या जो वेरिएशंस हैं ये एक इंडिविजुअल से रिलेट नहीं करती, बल्कि ये एक पूरे के पूरे पॉपुलेशन के साथ रिलेट करती हैं। यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाली डिफरेंट चेंजेस जो कि टाइम टू टाइम नज़र आना शुरू हो गई थी। अब जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है इसके दो मेजर प्रोसेसेस हैं। एक तो ये कि जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनका चेंज हो जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म में विद सम टाइम, और दूसरा ये कि कोई एक ही टाइप का सिंगल सेल था या कोई एक ही किस्म का सिंगल ऑर्गेनिज्म था जिसमें टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके चेंजेस आना शुरू हुई। जैसे सपोज कर लें कि पहले सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था पानी में, फिर उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने पानी के अंदर, फिर उस पानी में फ़िश बनना स्टार्ट हुई, फिर उससे रेप्टाइल्स बने, एम्फीबियंस बने, बर्ड्स बनी, आहिस्ता आहिस्ता मैन बन गया, मंकीज़ एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। अब जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये पहली दफ़ा दिया था बफन ने। ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के लमार्क ने जो है इसके मैकेनिज़्म को एक ख़ास किस्म से प्रपोज़ किया कि किस तरीके से एवोल्यूशन होती है, लेकिन इसके प्रपोजल्स को बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके पास प्रॉपर जो है वो एविडेंसेस नहीं थे। अच्छा, थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं कि एवोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो आज तक जो है वो डिस्कशन का हिस्सा हैं। एक तो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और एक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इन दोनों थ्योरीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट है, और ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट कौन सी थ्योरी है, इनको हम अभी वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स थे या जो मज़हबी स्कॉलर्स थे, या ये कह लें कि जो एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़ रखने वाले लोग थे, वो ये कहते थे कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जानदार चीज़ें हैं, वो एज़ इट इज़ ही दुनिया में वजूद में आई हैं आज से कुछ हज़ार साल पहले। उनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं हुई। जैसे वो डे वन पे इस दुनिया में आ गई थी, उसी तरह वो आज तक भी मौजूद हैं। कोई छोटी बड़ी चेंज इनके अंदर नहीं आई। ठीक है? जबकि जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये तब दी गई जब 18th सेंचुरी में आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक रिसर्चेस की गई और ये स्टडी किया गया कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके चेंजेस आना शुरू हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी चेंजेस में कन्वर्ट हो गई। और ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी चार्ल्स डार्विन ने, जो कि अपने 5 साल के क्रूज़ जर्नी के बाद या शिप की जर्नी के बाद इसने दी। और इस दौरान इसने मुख्तलिफ मुल्कों की के अंदर जाके तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन के ऊपर स्टडी किया, और साथ ही इसने अपनी एक बुक भी प्रपोज की 1859 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत कीनली उसने चीज़ों को स्टडी किया, बहुत कीनली उसने स्टडी के बाद अपनी थ्योरी दी कि किस तरह से नेचर जो है वो एक बेहतर चीज़ को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने का मौका देती है और बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन डार्विन की भी ये थ्योरी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी, क्योंकि इसमें भी बहुत से एविडेंसेस की कमी थी। बहुत से लोगों के सवालों के जवाब डार्विन की इस थ्योरी में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो बात करते हैं आगे कि मैकेनिज़्म क्या है एवोल्यूशन का, कि क्या समझ में आता है, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हुए हैं। देखिए, जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बेहतर को सिलेक्ट करता है। यानी जो स्ट्रॉन्ग होगा वही अगली जनरेशन में भी जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे एक रेसलिंग है, उसमें उसमें 2 रेसलर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो कौन सा रेसलर जीतेगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नेचर भी यही करती है कि जो उसकी अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकेगा
वही आगे से आगे अपनी जनरेशन्स बढ़ा सकेगा। इसको आप कह सकते हैं द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, सिलेक्टेड फॉर एंड सिलेक्टेड अगेंस्ट। सिलेक्टेड फॉर यानी कौन सी जनरेशन आगे जाएगी, तो ऐसी वेरिएशंस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं, दे आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट जनरेशन। और ऐसे वेरिएशंस जो अनफेवरेबल होते हैं, जो वीक होते हैं, दे आर सिलेक्टेड अगेंस्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपने माइंड में रखते हैं कि सिलेक्ट फॉर कौन सा होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए और सिलेक्ट अगेंस्ट कौन सा होगा। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा इस डायग्राम से समझें। सपोज करें आपके पास एक स्पीशीज़ है कैट की और वो लाइट कलर के माइस को खाना पसंद करती है। अब ये सोचने की बात है कि जब डार्क कलर के भी माइस मौजूद हों कैट के सामने, लाइट कलर के भी माइस मौजूद हों, तो कैट क्या करेगी, हर बार वो सिर्फ लाइट कलर के माइस को ही खाएगी। तो जैसे ही जो जनरेशन नेक्स्ट को हम स्टडी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, क्योंकि वाइट माइस को तो कैट खाती जा रही है, तो वाइट माइस विल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट अनफेवरेबल वेरिएशंस। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता इनकी जनरेशन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाएगी। जबकि पीछे कौन से माइस रह जाएंगे, सिर्फ डार्क कलर्ड वाले माइस ही रह जाएंगे और सिर्फ यही माइस अपनी जनरेशन को आगे से आगे इजीली बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो ब्लैक कलर के माइस क्या हो गए, दे आर सिलेक्टेड फॉर क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन, जबकि वाइट माइस क्या हो गए, दे आर सिलेक्टेड अगेंस्ट फॉर द फर्दर पॉपुलेशन और फॉर डेवलपिंग द फर्दर पॉपुलेशन। तो इस तरह से ज़ाहिर है जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो चीज़ जल्दी ख़त्म भी होगी। अगर वाइट माइस को ज़्यादा खाया जा रहा है तो बहुत जल्दी उसकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। और ब्लैक माइस जिन्हें कि खाया ही नहीं जा रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर कि किस तरह से जनरेशन जो है वो सिलेक्ट अगेंस्ट और सिलेक्ट फॉर होती है। अच्छा, एक हम डिस्कस कर लेते हैं वाइट कलर्ड मॉथ की। इंग्लैंड में कुछ वाइट कलर्ड मॉथ्स थे जो कि ट्री ट्रंक्स के ऊपर आकर बैठना पसंद करते थे। अब इन ट्री ट्रंक्स के ऊपर वाइट कलर के लाइकन्स भी मौजूद थे जिनके ऊपर बेसिकली ये मॉथ्स आकर बैठते थे, जो कि दो कलर की वेरिएशन शो करते थे। एक लाइट कलर के मॉथ्स थे और एक डार्क कलर के मॉथ्स थे। अब लाइकन्स क्या है, ये एक एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है ट्रीज़ के साथ जो है एल्गी और फंजाई का, जिसकी डिटेल हम अपनी फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो मॉथ लाइट कलर वाला था, जब वो इस वाइट लाइकन के ऊपर आकर बैठता था तब तो इसको कोई भी बर्ड आसानी से नहीं देख सकती थी और डार्क कलर वाले मॉथ को आसानी से देख सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी इंग्लैंड में, पॉल्यूशन भी बढ़ना शुरू हुई और उस पॉल्यूशन की वजह से ये जो वाइट कलर के लाइकन्स ट्री ट्रंक पे ग्रो हुए थे, ये पॉल्यूट होकर काले होना शुरू हो गए, डार्क होना शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब जब ये जो लाइट कलर वाला मॉथ इन डार्क कलर वाले लाइकन्स के ऊपर आके बैठता था तो बड़ी दूर से कोई भी बर्ड आसानी से इसको देख लेती थी और आगे इसका शिकार कर लेती थी, इसको खा जाती थी। जबकि जो डार्क कलर वाले मॉथ इन काले लाइकन्स पर आकर बैठते थे तो उनको बर्ड आसानी से नहीं देख सकती थी। तो विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हो गया कि जो लाइट कलर वाले मॉथ्स थे उनको बहुत सारी बर्ड्स ने आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करना शुरू कर दिया और इनकी जनरेशन जो है वो इंग्लैंड में से कम होना स्टार्ट हो गई। जबकि डार्क कलर वाले मॉथ्स एज इट इज़ बाकी रह गए। तो सिलेक्टेड अगेंस्ट कौन सी हो गई जनरेशन, ये लाइट कलर के मॉथ्स वाली। तो रिज़ल्ट क्या निकला है इस पूरे मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन का कि जो इंडिविजुअल फेवरेबल वेरिएशंस शो करेंगे, यानी कि किसी भी अच्छी या बुरी कंडीशन में सरवाइव कर सकेंगे, वही पॉपुलेशन का मेजर पार्ट बनाएंगे। यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन आपको उन्हीं की नज़र आएगी। जबकि जो अनफेवरेबल वेरिएशंस हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो किसी भी वजह से, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है वो शिकार होना शुरू हो गई हैं, पॉपुलेशन में कम होना शुरू हो गई हैं, तो ऑब्वियस है कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। जबकि एक और बात इसमें ये आ जाती है कि जो फेवरेबल वेरिएशन
जनरेशन्स हैं वो आसानी से अपने आप को डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट कर सकती हैं। यानी कि चाहे इन्वायरमेंट अच्छा हो, बुरा हो या बहुत बुरा हो, ये जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगी या जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होंगे वो हर तरह की इन्वायरमेंट में अपने आप को आसानी से ढाल लेंगे। ठीक है ना? सो दिस इज़ इट। आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ येस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।